हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसमें क्लासेस। और आज जो हम एक्ट के बारे में जानेंगे वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बनाया जाता है, जिसके तहत जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सिकनेस केस में, मैटरनिटी केस में, डिसेबलमेंट केस में। और सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं, उनके जो इमीडिएट डिपेंडेंट्स हैं उनको भी इस एक्ट में कवर किया जाता है। तो चलिए इस एक्ट को और डिटेल में जानते हैं। पहला तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है ये एक इंटीग्रेटेड नीड बेस्ड सोशल इंश्योरेंस स्कीम के तहत बनाया गया है, ताकि वर्कर्स को इसमें प्रोटेक्शन मिल सके। ख़ास तौर पर सिकनेस केसेस में, मैटरनिटी केसेस में, टेम्पररी या फिर किसी तरह का परमानेंट फिजिकल डिसेबलमेंट अगर हुआ, या फिर किसी एम्प्लॉय की अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डेथ हो गई है, या फिर एम्प्लॉय इंजरी के वजह से, एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से उसका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो गया है, या फिर उसका लॉस ऑफ वेजेस हुआ है, सो इन केसेस में उसको ESIC एक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी उसको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ये एक्ट गारंटी देता है कि वर्कर को मेडिकल केयर मिलेगा और उसके जो भी इमीडिएट डिपेंडेंट्स होंगे उनको भी मेडिकल केयर मिलेगा। इसके लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है वो एक कॉरपोरेशन बनाया है, जिसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत काम करता है इंडियन वर्कर्स के लिए। और इसमें जो फंड रखा गया होता है ESI के लिए, वो भी मैनेज करता है ESIC कॉरपोरेशन। और इसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो ESI एक्ट के तहत होते हैं। और ये जो ESIC है ये एक ऑटोनमस कॉरपोरेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा बनाई गई है। एप्लीकेबिलिटी अगर देखें तो ये जो एक्ट है ये कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में कि जितने भी नॉन सीजनल फैक्ट्रीज़ है उनके ऊपर ये लागू होगा, अगर उस नॉन सीजनल फैक्ट्रीज़ में कम से कम 10 या उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो। और जो एग्जिस्टिंग वेज लिमिट या फिर कवरेज है इस एक्ट के तहत वो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी मंथली वेजेस 21,000 तक है, मतलब अप टू 21,000 पर मंथ, वो सब इस एक्ट में कवर होंगे। और इसके जो स्कीम है, ये स्कीम जितने भी शॉप्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, सिनेमाज है, इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ पर भी 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा। और ये फर्दर एक्सटेंड भी करता है इस स्कीम के तहत जितने भी प्राइवेट मेडिकल्स है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी एक्ट लागू होगा। एरियाज़ कवर, तो जो ESI स्कीम है ये कहता है कि ये एरिया वाइज इम्प्लीमेंटेड हुआ है और इसमें बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ कवर होते हैं, लेकिन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दामन दीव और लक्षद्वीप आइलैंड इसमें कवर नहीं होते। अभी देखते हैं डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन जो कहता है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6A में इस एक्ट के बारे में डिपेंडेंट्स को कहा गया है। डिपेंडेंट कहे तो जो डिसीज इंश्योर्ड पर्सन है उनके रिलेटिव्स। तो अभी डिपेंडेंट की कैटेगरी में कौन आएगा? जो पहला आता है वो है डिसीज इंश्योर्ड पर्सन का जो स्पाउस है, मतलब उनकी विडो, अगर वो मेल एम्प्लॉय हुए तो उनकी विडो। फिर या फिर अगर फीमेल एम्प्लॉय हुए तो उनके जो विडोअर है वो कवर होंगे एज डिपेंडेंट। फिर अगर उनका कोई भी लेजिटिमेट एडॉप्टेड सन है जिसको अब तक 25 साल नहीं हुए हैं, वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा। या फिर उनकी अगर कोई अनमैरिड डॉटर है, वो चाहे लेजिटिमेट हो या एडॉप्टेड हो, वो भी डिपेंडेंट में कवर होंगे। फिर आते हैं उनकी अगर कोई
विडोड मदर है, मतलब डिसीज इंश्योर्ड पर्सन का अगर कोई विडोड मदर अभी ज़िंदा है तो उनको भी कवर किया जाएगा। फिर डिसीज इंश्योर्ड पर्सन के अगर उनकी जिस टाइम पे डेथ हुई उनके डिपेंडेंट या फिर उनके इनकम के ऊपर जो होली डिपेंडेंट थे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, चाहे वो लेजिटिमेट हो, अडॉप्टेड सन हो, लेजिटिमेट डॉटर हो, अडॉप्टेड डॉटर हो, जो कि 25 साल की उम्र के हो चुके हैं, लेकिन अगर वो इनफर्म है मतलब फिज़िकली या फिर मेंटली अगर वो इनकैपेबल है, मतलब चैलेंज्ड है, इन केसेस में भले ही उनकी उम्र 25 साल हो चुकी हो फिर भी वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। फिर कहता है जिस टाइम पे इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हुई उनके इनकम के ऊपर अगर कोई भी पेरेंट अदर देन द विडोड मदर वो अगर थे, मतलब उनके पिता, वो भी कवर होंगे। फिर अगर उनका कोई माइनर इलिजिमेट सन है या फिर अनमैरिड इलिजिमेट डॉटर है या फिर डॉटर लेजिटिमेट, अडॉप्टेड और इलिजिमेट इफ मैरिड एंड माइनर और इफ विडोड एंड ए माइनर, मतलब डिसीज इंश्योर्ड पर्सन का अगर कोई भी नाजायज़ बेटा है, अनमैरिड नाजायज़ बेटी है या फिर बेटी है जो अडॉप्टेड हो, लेजिटिमेट हो या फिर एलिजिमेट हो और वो शादीशुदा हो लेकिन माइनर हो, तो वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। या फिर उनकी कोई डॉटर लेजिटिमेट हो, अडॉप्टेड हो, एलिजिमेट हो, जो भी हो, वो अगर विडो है और माइनर है तो उनको डिपेंडेंट कैटेगरी में कवर किया जाएगा। इन केसेस में माइनर का नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक्ट बहुत ही ज़्यादा पुराना एक्ट है, तो उस टाइम पे बहुत सारी शादियां जो है लीगल एज तक आने से पहले ही हो जाती थी, तो इसीलिए। फिर सी पॉइंट कहता है माइनर ब्रदर और एन अनमैरिड सिस्टर और ए विडोड सिस्टर इफ़ ए माइनर, मतलब डिसीज इंश्योर्ड पर्सन के अगर कोई माइनर भाई होगा या फिर कोई बहन होगी जो कि अनमैरिड है या फिर बहन अगर विधवा है और माइनर है तो वो भी डिपेंडेंट कहलाएंगे। या फिर नंबर डी पॉइंट ये कहता है उनकी अगर कोई विधवा बहू है तो उनको भी डिपेंडेंट कहा जाएगा। उनका अगर कोई भी पोता है, जिन केसेस में अगर उस पोते के पिता की मृत्यु हो चुकी है, मतलब इंश्योर्ड पर्सन की अगर बेटे की मृत्यु हो चुकी हो और उनका कोई पोता हो तो उसको भी डिपेंडेंट कहा जाएगा। या फिर उनकी बेटी और उनके दामाद की अगर मृत्यु हो गई है और उनका कोई भी नाती या नातिन जिंदा है तो उस माइनर चाइल्ड को भी डिपेंडेंट कहा जाएगा। फिर कहता है जी पॉइंट, डिसीज इंश्योर्ड पर्सन के अगर खुद के दादा दादी मतलब पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स वो अगर ज़िंदा है जबकि उनके जो माता पिता है, मतलब डिसीज इंश्योर्ड पर्सन के माता पिता की अगर मृत्यु हो गई है तो इन दैट केस ये पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी को भी डिपेंडेंट कहा जाएगा। फिर कन्फाइनमेंट, देखिए कन्फाइनमेंट का अगर हम एक शॉर्ट में इसको समझे, इसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ये कहता है कन्फाइनमेंट अगर हो, कन्फाइनमेंट मतलब जो लेबर रिजल्ट होता है जिससे एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो जिंदा बच्चा हो या फिर डेड बच्चा हो, और दैट टू प्रेगनेंसी के 26 वीक्स के बाद, तो उस कंडीशन को कहा जाता है कन्फाइनमेंट। कंट्रीब्यूशन मतलब ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं ESI एक्ट के तहत जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को, जिसमें एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ऑफ हिज सैलरी टुवर्ड्स द ESI फंड और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 3.25% ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी टुवर्ड्स दिस स्कीम, तो उसी को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में कहा गया है। फिर आते हैं हम फैमिली का डेफिनेशन। तो इस एक्ट में जो फैमिली का डेफिनेशन है जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में कहा गया है एज पर द
अमेंडमेंट इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2010, इसमें आते हैं इंश्योर्ड पर्सन के रिलेटिव्स जैसे कि उसके स्पाउस, फिर आता है उसका अगर कोई माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड चाइल्ड है जो कि डिपेंडेंट है अपॉन द इंश्योर्ड पर्सन, वो उसको भी फैमिली कहा जाएगा। फिर आता है कोई भी चाइल्ड जो कि होली डिपेंडेंट है अपॉन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हु इज़ अ रिसीविंग एजुकेशन, मतलब वो जो कि फुल्ली डिपेंडेंट है इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर और अभी वो अगर एजुकेशन ले रहा है, और ये तब तक फैमिली में कंसिडर होगा जब तक उसकी उम्र 21 ईयर्स की नहीं हो जाती। और अगर उनका कोई भी अनमैरिड डॉटर है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो भी फैमिली में कंसिडर होगी। नंबर 4 ये कहता है ए चाइल्ड हु इज़ इन्फॉर्म बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी और इंजरी and is wholly dependent on the earning of the insured person so long as the infirmity continues। मतलब इंश्योर्ड पर्सन के अगर कोई भी बच्चे हैं वो अगर फिजिकली या फिर मेंटली अबनॉर्मल है या फिर किसी इंजरी की वजह से ऐसे हो गए हैं, तो जब तक ये इंजरी कंटिन्यू रहती है, जब तक ये इन्फॉर्मिटी कंटिन्यूज रहती है, वो जो कि इंश्योर्ड पर्सन के डिपेंडेंट है मतलब अर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको भी, उन बच्चों को भी, उनकी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, उनको भी फैमिली कहा जाएगा। नंबर 5 ये कहता है डिपेंडेंट पेरेंट्स हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड सच इनकम एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इंश्योर्ड पर्सन के खुद के डिपेंडेंट पेरेंट्स, इनकी इनकम उतनी नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया है। फिर नंबर 6, in case insured person is unmarried and his or her parents are not alive, मतलब इंश्योर्ड पर्सन अगर अनमैरिड है और उसकी माता पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है, इन दैट केस अगर उनके कोई भी माइनर भाई बहन होंगे जो कि उनके इनकम के ऊपर उस टाइम पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो उनको भी फैमिली कहा जाएगा। फिर आते हैं हम एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़ बोले तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में कहा गया है जो कि इस एक्ट के तहत लायबल नहीं है कंट्रीब्यूशन देने के लिए, उन्हीं को कहा जाता है एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़। या फिर जो एम्प्लॉयज़ जिनकी मंथली सैलरी 21,000 से ज़्यादा है उनको भी हम कह सकते हैं एज एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़। फिर आते हैं हम वेजेस। सो वेजेस का जो मतलब है, मतलब ऑल रेमुनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉय, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर उन दिनों में हम गिन सकते हैं जो उसके ऑथराइज लीव है, लॉकआउट्स के दिन है, स्ट्राइक्स जो कि लीगल स्ट्राइक्स है, या फिर जिस दिन ले ऑफ हुआ है, या फिर कोई एडिशनल रेमुनरेशन भी, तो उनको हम वेजेस कह सकते हैं। लेकिन इसका इंटरवल 2 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मैक्सिमम वेज पीरियड 1 महीने का होता है, तो इसको वेजेस हम बोलेंगे। लेकिन वेजेस में ये सब चीज़ें जो है इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे कि अगर एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और अंडर दिस एक्ट, तो उसको हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर एम्प्लॉयर किसी तरह का ट्रैवलिंग अलाउंस देता है या फिर ट्रैवलिंग कंसेशन देता है तो उसको भी हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर एम्प्लॉयर अगर किसी तरह का डिफरेंट एक्सपेंसेस देता है जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट के नेचर में आता है, तो उसको भी हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर एम्प्लॉयर जो ग्रेचुइटी अमाउंट है वो जो पेबल होता है एज ग्रेचुइटी, तो उस ग्रेचुइटी के अमाउंट को भी हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। फिर आते हैं हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में जो कि कहता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंजरी अगर कहें तो उसको हम कह सकते हैं एम्प्लॉय को अगर किसी तरह की पर्सनल इंजरी हो रही है, वो चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की वजह से हो, जो कि उसको हुआ है। क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में था, मतलब एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ arising out of and in the course of employment,
मतलब जब वो एम्प्लॉयमेंट में था या फिर उस एम्प्लॉयमेंट में था इसीलिए वो काम कर रहा था ऐसा, उसको ऑर्डर मिले थे ऐसा, तो इसीलिए वो काम करते वक्त अगर उसको किसी तरह का पर्सनल इंजरी हुआ एक्सीडेंट की वजह से या फिर उसको ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हुए, तो इन दैट केस उसको हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी बोलेंगे। और इस तरह का एक्सीडेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट डिजीज़ अगर उसको विद इन इंडिया होता है या फिर अगर उसको किसी काम के वजह से आउटसाइड इंडिया भी सेंड किया गया हो, इस तहत भी अगर होते हैं तो उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहेंगे, क्योंकि ये एक्ट जो है ये आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया भी काम करता है। फिर आते हैं हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15A। देखिए नाम क्या कहता है, परमानेंट है लेकिन पार्शियल डिसेबलमेंट है। अच्छा, डिसेबलमेंट बोले तो जब भी किसी एम्प्लॉय को डिसेबलमेंट होता है तो उसको या तो लॉस ऑफ वेजेस होते हैं या फिर उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि उसको डिसेबलमेंट हो गया है। देखिए अगर ऐसा समझें, किसी एम्प्लॉय का अगर एक हाथ कट गया, एक ही हाथ कटा है दूसरा वाला है, तो ये पार्शियल हो गया, बाकी दोनों पैर भी ठीक ठाक है, आंखें भी ठीक है, कानों से उसको सुनता भी है, तो इन दैट केस उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिसेबलमेंट बट ऑफ परमानेंट नेचर। तो इस तरीके के केसेस में ये कहता है पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट as such disablement of a permanent nature as reduces the earning capacity of an employee in every employment which he was capable of undertaking at the time of the accident resulting in the disablement। मतलब कोई भी ऐसा परमानेंट नेचर का पार्शियल डिसेबलमेंट जिससे कि एक एम्प्लॉय के अर्निंग कैपेसिटी में रिडक्शन आया है, और वो सिर्फ इसी काम के लिए नहीं, वो जाके जिस भी काम में करेगा तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम होगी क्योंकि वो अभी पार्शियली परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। वो चाहे फिर किसी एक्सीडेंट के तहत हो या फिर कुछ भी, लेकिन उसका जो अर्निंग कैपेसिटी है उसमें तो कमी आई है और उसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है। और ये जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट्स है वो इस एक्ट में बनाए गए जो शेड्यूल है वो सेकंड शेड्यूल में आता है, उसके पार्ट 2 में जितने भी इंजरीज स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 में उसको हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कहेंगे। फिर आते हैं हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 15B में कवर होता है। ये जो परमानेंट है टोटल डिसेबलमेंट है, मतलब इसमें जिसकी भी मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसकी अब अर्निंग कैपेसिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है, वो अभी किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता और उसका जो भी डिसेबलमेंट का परसेंटेज है वो या तो 100 या उससे ज़्यादा हो चुका है। तो अभी वो सिर्फ ये ही काम नहीं, एक्सीडेंट होने से पहले वो जो काम अच्छे से कर पाता था अब ये वो काम नहीं कर सकता, और साथ ही साथ किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी काम करने के लिए अभी वो बिल्कुल भी फिट नहीं है क्योंकि उसको हो गया है परमानेंट और फिर टोटल डिसेबलमेंट। यानी कि अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है उसका एक पैर कट गया है, 2 हाथ कट गए हैं, आंखों से दिखता नहीं है, तो अब वो कौन सा काम कर सकता है? तो अभी उसकी अर्निंग कैपेसिटी 100, क्योंकि हर डिसेबलमेंट का कुछ परसेंटेज होता है जो कि अफेक्ट करते हैं वेजेस को, अर्निंग कैपेसिटी को। तो इसी हिसाब से अभी उसकी जो डिसेबलमेंट है वो अगर 100% या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम मानेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है। और जितने भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट्स हैं वो सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1 में लिखे गए हैं, और पार्ट 2 में उसका एवरेज परसेंटेज लेकर के कितना अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हो रहा है वो सब लिखे हैं। तो कोई भी इंजरी वो अगर 100% या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट समझेंगे। अभी आते हैं हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के कैटेगरी में कौन आते हैं? फैक्ट्री के केस में जो फैक्ट्री का ओनर है या फिर ऑक्यूपायर है, और इसमें इंक्लूड होते हैं जो फैक्ट्री के मैनेजिंग एजेंट है, मतलब मैनेजिंग एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर,
उनको भी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर किसी फैक्ट्री के ओनर या ऑक्यूपायर की डेथ हो गई हो तो इन दैट केस उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी हम कह सकते हैं एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। या फिर कोई भी पर्सन जो फैक्ट्री को अच्छे से मैनेज करता है या फिर उस फैक्ट्री का मैनेजर है उसको भी हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कह सकते हैं। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट जो कि कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है तो इन दैट केस जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो जिसको भी अपॉइंट करेगी उसके बिहाफ में उसी को माना जाएगा एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट नहीं किया है इन दैट केस जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होगा उसी को माना जाएगा एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और अदर केसेस में जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट उसी को माना जाएगा एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। फिर आते हैं हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ ESI एक्ट, इमीडिएट एम्प्लॉयर। अब ये इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? इमीडिएट एम्प्लॉयर बोले तो वो है जो कि एम्प्लॉइज़ के लिए एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉइज़ जो लोग जानते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट लेबर और कॉन्ट्रैक्टर का। तो जैसे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जो कि ओनर है, उसने हायर किया है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बेसिस पे उसने हायर किया है कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है वो थोड़ी ना जानते हैं प्रिंसिपल ओनर को, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को ही जानते हैं। तो इस बेसिस में इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए इमीडिएट एम्प्लॉयर हुआ उनका कॉन्ट्रैक्टर। तो देखिए, immediate employer in relation to employees employed by or through him means a person who has undertaken the execution on the premises of factory or an establishment to which this act applies, or under the supervision of the principal employer or his agent, of the whole or any part of any work which is ordinarily part of the factory or establishment to the principal employer, or is preliminary to the work carried on in or incidental to the purpose of any such factory establishment, and include a person by whom the services of an employee who has entered into a contract of service with him are temporarily lent or let on fire to the principal employer। तो इस इतने बड़े ये डेफिनेशन में हमको ये तो पता चल गया कि जो भी इमीडिएट एम्प्लॉयर है उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने हायर किया है। तो जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यहाँ पर जो भी उसने इमीडिएट एम्प्लॉयर को हायर किया है और इमीडिएट एम्प्लॉयर ने जिनको भी हायर किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए इमीडिएट एम्प्लॉयर ही है उनका एम्प्लॉयर। ठीक है, अभी आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। सो जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत ये जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम बनाए गए हैं उसको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो स्टेट इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट होता है, मतलब इस एक्ट के हिसाब से होता है। और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है उसके 2 विंग्स है जिसके तहत ये काम करता है। एक है उसका स्टैंडिंग कमिटी और दूसरा है उसका मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। और ESIC फंड जो है, ESI फंड, उसमें जो क्रेडिट होते हैं अमाउंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है ESI कॉरपोरेशन अपने एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ के थ्रू, जिनको हम स्टैंडिंग कमिटीज़ कहते हैं, जो असिस्टेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं और एक्सपर्टाइज देते हैं, और मेडिकल काउंसिल के थ्रू। और इनके लिए रीजनल और लोकल बोर्ड्स और कमिटीज़ भी बनाए जाते हैं। अभी देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है अंडर सेक्शन 3, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो ESIC है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है सेक्शन 3 के तहत,
और ये ESIC जो है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के जितने भी फीचर्स हैं, मतलब इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब ये कॉर्पोरेशन कभी भी बंद नहीं होगा जब तक उसको वाउंड अप ना किया जाए। फिर इसको कॉमन सील मिलता है, राइट टू शू एंड टू बी शूड मिलता है, और ये जो कॉर्पोरेशन है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकता है। फिर सेक्शन 4 कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगा इस ESIC के चेयरमैन। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ए चेयरमैन, ए वाइस चेयरमैन and other members representing interest of employers, employees, state governments, union territories, medical profession। और इसमें 3 मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट्स के और एक डायरेक्टर जनरल होंगे कॉरपोरेशन के, जो कि एक्स ऑफिसियो की तरह काम करेंगे, एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। और सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी ये इस कॉरपोरेशन का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, जो मेंबर्स के टर्म ऑफ ऑफिस होंगे, वो कहता है सेक्शन 5। और सेक्शन 6 ये कहता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो रीनोमिनेट भी हो सकते हैं और री इलेक्टेड भी हो सकते हैं। और जितने भी ऑर्डर्स डिसीजन ये कॉरपोरेशन लेगा वो सारे के सारे ऑथेंटिकेशन के लिए उनको डायरेक्टर जनरल का सिग्नेचर चाहिए। नाउ कम टू पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन। सो जो सेक्शन 3 के तहत ESIC कॉरपोरेशन बनाया गया उसके क्या क्या पावर्स और ड्यूटीज़ हैं, ये कहता है सेक्शन 19। पहले तो ये कहता है कि टू प्रमोट इन एडिशन टू द स्कीम्स ऑफ बेनिफिट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, मतलब इस एक्ट में जितने स्कीम्स जो कि बेनिफिट्स देने के लिए बनाए गए हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें कुछ एडिशन लाने के लिए वो काम कर सकते हैं, उनको ये पावर मिला है। या फिर उसको अगर वो बेहतर करना चाहे, मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हु हैव बीन डिसेबल्ड और इंश्योर्ड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड्स ऑफ द कॉरपोरेशन विद इन सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसका क्या काम है? इसका काम है अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन वो अगर किसी तरह से डिसेबल्ड हो गया तो उसको फिर से किस तरीके से रिहैब किया जाए, रीएम्प्लॉयड किया जाए। तो इस एक्ट के तहत यही जो ESIC का काम है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन डाल के जो फंड बनाया जाता है उसी फंड से एक्सपेंडिचर होगा इन केसेस में। फिर स्टैंडिंग कमेटी, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है जो कि बनाई गई है एज पर द कॉरपोरेशन, इट्स कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब ये कॉरपोरेशंस के मेंबर्स को लेकर के ही स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। और ये स्टैंडिंग कमेटी जो है ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव की बॉडी की तरह ही काम करता है। और सेक्शन 8 कहता है एक्ट के हिसाब से जो स्टैंडिंग कमेटी बनती है उसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे, एक होगा उसमें चेयरमैन, फिर 3 मेंबर्स होंगे इस कॉरपोरेशन के, फिर 3 मेंबर्स होंगे कॉरपोरेशन के जो कि 3 अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, फिर अलग 8 मेंबर इलेक्टेड होंगे कॉरपोरेशन से जिनमें से 3 होंगे कॉरपोरेशन के मेंबर्स एम्प्लॉयज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 3 होंगे कॉरपोरेशन के मेंबर जो कि एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक मेंबर ऐसा होगा जो कि कॉरपोरेशन से ही एक मेंबर होगा जो मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक मेंबर ऐसा होगा जो कि कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करेगा इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, फिर एक होगा द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉरपोरेशन एक्स ऑफिशियो। अभी देखते हैं इस एक्ट के तहत ये जो कॉरपोरेशन बनाया गया है इसके टर्म ऑफ ऑफिस कितने होते हैं, कितना ड्यूरेशन उनका होता है ऑफिस का। तो सेक्शन 9 कहता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर है उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो होता है 2 साल, जब से वो इलेक्टेड हुए जिस दिन से उस दिन से लेकर के 2 साल। जो भी मेंबर्स होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के वो कितने दिन तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? वो तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक वो कॉरपोरेशन में मेंबर हैं।
एक बार अगर वो उनका मेंबरशिप ख़त्म हो गया कॉरपोरेशन से तो वो भी स्टैंडिंग कमेटी से भी उनका मेंबरशिप भी स्टॉप हो जाएगा। फिर कहता है पावर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, जो कि सेक्शन 18 में कहा गया है। पहला तो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका पावर ये है कि वो जनरल सुपरिटेंडेंस देगा और कॉरपोरेशन को कंट्रोल करेगा। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एडमिनिस्टर करेगा कॉरपोरेशन के जितने भी अफेयर्स हैं जो कि उसको पावर दिया गया है, उसी हिसाब से कॉरपोरेशन को वो मिला है, उसी हिसाब से ही वो भी काम करेगा। स्टैंडिंग कमेटी शैल एडमिनिस्टर ऑल द अफेयर्स ऑफ द कॉरपोरेशन एंड एक्सरसाइज एनी ऑफ पावर एंड परफॉर्म एनी ऑफ फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन। मतलब कॉरपोरेशन के जितने भी पावर्स हैं वो सारे के सारे पावर्स स्टैंडिंग कमेटी के पास भी है। फिर जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सबमिट करेगी अपना कंसिडरेशन, अपना जो भी डिसीजन है वो कॉरपोरेशन को देगी। किन केसेस में, जैसे कि कोई भी केस, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी रिलेटेड कोई केस या फिर कोई केस को अगर मैटर डिसाइड करना है कॉरपोरेशन को, इन सब केसेस में स्टैंडिंग कमेटी अपना मत रख सकती है। फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो है वो भी बनाया जाता है एज पर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट एट अनदर स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि ESIC कॉरपोरेशन को एडवाइस देती है इन मैटर्स में, और ख़ास करके जितने भी मेडिकल सर्विसेज है उसको किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिवली दिया जा सके ये काम, मतलब ये सर्विस दे सकता है वो बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी पॉपुलेशन को। यही होता है मेडिकल बेनिफिट का काउंसिल। फिर देखो जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है अंडर सेक्शन 10, ये कहता है कि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें एक डायरेक्टर जनरल रहेगा ऑफ ESI का, जो कि एक्स ऑफिसियो होगा चेयरमैन। फिर द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस एक्स ऑफिसियो को चेयरमैन। फिर द मेडिकल कमिश्नर ऑफ द कॉरपोरेशन एक्स ऑफिसियो। फिर 1 मेंबर वो होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम ईच स्टेट बट अदर देन यूनियन टेरिटोरी। फिर 3 मेंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को, 3 मेंबर्स होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, और 3 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे मेडिकल प्रोफेशन को, और उनमें से एक वुमेन भी होनी चाहिए। देन द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, तो जो काउंसिल है उसके जो मेंबर्स रहेंगे उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा। पहला तो उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो होता है 4 साल के लिए। जिस दिन से वो लोग अपॉइंटेड होते हैं उसी दिन से 4 साल तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये भी कहता है सेक्शन 11 कि अगर कोई रेजिग्नेशन देना चाहे, कोई भी कॉरपोरेशन का मेंबर या फिर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का मेंबर, अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो रिटन में रेजिग्नेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसकी रेजिग्नेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो अपना सीट वैकेट कर सकता है। फिर आता है सीजेशन, जो कि सेक्शन भी कॉरपोरेशन का मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल उसका जो भी मेंबर है वो अगर लगातार 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता है या कर नहीं पाता है किसी भी वजह से, इन दैट केस उसकी जो मेंबरशिप है वो सीज हो सकती है। मतलब उसको एज ए मेंबर उसको टर्मिनेट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो भी गवर्नमेंट के रूल्स बनाए गए हैं उसी हिसाब से उसको सीजेशन या फिर उसका मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकती है गवर्नमेंट। अभी आते हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि कहता है सेक्शन 13 में। ये कहता है कि कोई भी पर्सन कब कॉरपोरेशन का, स्टैंडिंग कमेटी का या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई होता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केसेस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत द पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक उसी तरीके से इस केस में भी अप्लाई होता है। कोई भी पर्सन अगर वो डिक्लेयर्ड हो एज अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर वो अगर डिस्चार्ज हो चुका है एज इंसॉल्वेंट,
या फिर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, एज ए कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉरपोरेशन का काम हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम हो, किसी भी तहत इस एक्ट के बनाए गए के बाद या फिर बनाए जाने के बाद वो अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड होता है विच इंक्लूड्स मोरल टर्पिट्यूड, in that case also he or she will be disqualified as a member of the corporation, standing committee or medical benefit council. ये कहता है सेक्शन 13। फिर हम आते हैं मीटिंग्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, कॉरपोरेशन, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो क्योंकि कॉरपोरेशन है, स्टैंडिंग कमिटी है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, तो उनको तो मीटिंग करनी ही पड़ेगी ताकि वो जो भी ट्रांजैक्शंस है बिजनेस रिलेटेड वो सब डिस्कस कर सके। तो इस बारे में कहता है सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 कहता है कि जो स्टैंडिंग कमिटी है वो टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करेगी एज पर द रूल्स प्रोसीजर लेड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, और वो जो मीटिंग के रेगुलेशंस होंगे वो उसी हिसाब से निर्धारित होंगे। फिर कहता है सुपर सेशन। ये सुपर सेशन क्या होता है? कब एक कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमिटी सुपरसीड कर जाती है, ये कहता है सेक्शन 21। तो इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है, वो कोई भी कॉरपोरेशन या स्टैंडिंग कमिटी, मतलब ये जो ESI का कॉरपोरेशन है या स्टैंडिंग कमिटी है, वो अगर अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में लगातार डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, तो इन दैट केस, या फिर अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके जो स्टैंडिंग कमिटीज़ है उनके साथ कंसल्ट करने के बाद कोई भी स्टैंडिंग कमिटी को या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को या फिर कॉरपोरेशन को वो सुपरसीड कर सकती है, मतलब उनको बंद करवा सकती है। और अगर वो बंद करवाते हैं कोई भी कॉरपोरेशन को या स्टैंडिंग कमिटी को, इन दैट केस उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको माना जाएगा कि उन्होंने अपने ऑफिस को वैकेट कर दिया है। हालांकि ये सब करने से पहले गवर्नमेंट को स्टैंडिंग कमिटी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा टू शो कॉज, ये कहता है सेक्शन 21। अभी आते हैं हम मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का जो भी ड्यूटीज़ उनके ऊपर डाली जाती है, फिर उनको जो जो ड्यूटीज़ करनी पड़ती है वो क्या होते हैं। तो ये सेक्शन 22 सबसेक्शन A के तहत कहता है। सो नाउ कम टू ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, जो कि अंडर सेक्शन 22 आता है। तो जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। पहला आता है हमारा एडवाइस द कॉरपोरेशन एंड स्टैंडिंग कमिटी ऑन मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट। जैसा कि हम ये एक्ट में पढ़ चुके हैं कि ये ESI एक्ट मेडिकल असिस्टेंस देता है वर्कर्स को, मतलब इंश्योर्ड वर्कर को और उनके डिपेंडेंट्स को, उनकी फैमिली को। तो ये जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है उसका पहला ड्यूटी क्या है? ये है कि कॉरपोरेशन को और स्टैंडिंग कमिटी को किसी भी मेडिकल बेनिफिट के मामले में वो एडवाइस करेगा, और जो बेनिफिट्स अवेलेबल है उसके साथ जो जो कनेक्टेड मैटर्स है उनके पर्पस में भी ये सर्टिफिकेशन देगा, और उनके जो बी पॉइंट के तहत उनके जो भी पावर्स है, मतलब मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के जो भी पावर्स है, जो ड्यूटीज़ है, वो कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। किन केसेस में? मान लीजिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेन आता है रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल अटेंडेंस, किसी भी तरह का अगर कंप्लेन आता है तो ये मेडिकल बेनिफिट काउंसिल उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर सी पॉइंट कहता है परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। मतलब
मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी अदर ड्यूटी है, अटेंडेंस रिलेटेड कोई भी अदर ड्यूटी है, वो अगर इस रेगुलेशन में उसको स्पेसिफाई किया गया है तो उसको परफॉर्म करने के लिए भी ये ड्यूटी है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल बोर्ड्स, जो कि सेक्शन 25 में कहा गया है। सो द कॉरपोरेशन में अपॉइंट रीजनल बोर्ड्स, local committees and regional and local medical benefit councils in such areas and in such manner as delegate to them such powers and functions as may be provided by the regulations. Registrations of employees, and registration is the process of obtaining and recording information about the entry of an employee into insurable employment. तो जो भी एडिशनल रीजनल बोर्ड्स बनेंगे तो कॉरपोरेशन उनको अपॉइंट कर सकती है, कॉरपोरेशन लोकल कमिटीज़ को भी अपॉइंट कर सकती है, रीजनल और लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को भी अपॉइंट कर सकती है उन एरियाज़ में। और वो किस तरीके से करेगी, इसके लिए जो भी प्रोसीजर, जो भी मैनर इस एक्ट में कहा गया है उसी हिसाब से करेगी। और इनसे जो बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जब भी वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनको इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में उनको एंट्री मिल जाएगी। और इस रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में आइडेंटिफाई होगा, इसका मेन पर्पज़ क्या है, इस एक्ट के तहत वर्कर्स को और उनके इमीडिएट जो भी उनके डिपेंडेंट हैं उनको बेनिफिट देना। तो एक बार कोई एम्प्लॉई अगर इस एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाता है इस रीजनल बोर्ड्स में, कॉरपोरेशन में, तो अभी उसको क्या मिलेगा, अभी उसको मिलेगा एक तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम कह सकते हैं इंश्योरेंस नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जो कि उसका लाइफ टाइम चलेगा, चाहे वो जितनी बार वो अपना एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट चेंज करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से अपॉइंटमेंट होता है रीजनल बोर्ड्स का। तो अब चलिए जानते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड के बारे में। सो इस एक्ट के तहत जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है स्कीम के तहत, तो उस स्कीम के तहत जो फंड बनाया जाता है वो होता है एज पर द सेक्शन 26, अंडर सेक्शन 26। मतलब जितने भी कंट्रीब्यूशंस दिए जाते हैं या फिर जितने भी मनीज रिसीव होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन, वो एम्प्लॉई से हो या एम्प्लॉयर से हो, वो सब एक फंड में जाता है, जिस फंड को कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। और इस फंड को जो एडमिनिस्टर करता है वो होता है ESI कॉरपोरेशन इस एक्ट के तहत। और ये कॉरपोरेशन जो है ESIC, वो एक्सेप्ट कर सकता है ग्रांट्स, गिफ्ट्स, डोनेशन फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, local authority or any individual or body whether incorporated or not, and for all or any of processes of this act a bank account in the name of employee state insurance fund shall be opened with the Reserve Bank of India or any other bank approved by the central government। ठीक है, कॉरपोरेशन जितने भी गिफ्ट्स है, डोनेशन से, ग्रांट से, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है, लोकल अथॉरिटी देती है या फिर कोई इंडिविजुअल या बॉडी, वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, वो अगर देती है फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस एक्ट, ESI एक्ट, तो वो ग्रांट कर सकती है, वो एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए ESI के लिए, ESI फंड के लिए अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आइदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या फिर अदर कोई भी बैंक जिसको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव किया हो। और ये जो अकाउंट है उसको ऑपरेट कौन करेगा, इसको ऑपरेट करेगा कोई भी ऑफिसर जो कि ऑथोराइज्ड हो बाय द स्टैंडिंग कमिटी विद द अप्रूवल ऑफ द कॉरपोरेशन। नाउ कम टू कंट्रीब्यूशन। So ESI scheme being contributory in nature, all the employees in the factories, establishment to which the act applies shall be insured in a manner provided by the act.
तो हम जान चुके हैं ESI स्कीम के तहत ये एक कंट्रीब्यूटरी नेचर का एक स्कीम है, जिसमें जो एम्प्लॉइज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ के हो या फिर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के हो, उनके ऊपर अगर ये एक्ट लागू होता है तो उनको मतलब एम्प्लॉइज़ को इंश्योर्ड किया जाएगा एज पर दिस एक्ट। तो जो कंट्रीब्यूशन पेएबल है टू द कॉरपोरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉई वो कितना होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन का रेट कितना होगा, इसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेट है और जो कि रिवाइज होता रहता है। द रेट्स आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो द करेंट जो रेट है, करेंटली द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इज 0.75% ऑफ द वेजेस, और जो एम्प्लॉयर का रेट है वो है 3.25% ऑफ द वेजेस पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन एवरी वेज पीरियड। सो टोटल के मिला के कंट्रीब्यूशन का रेट कितना, 4%। सो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ESI के लिए वो है 4% ऑफ एम्प्लॉय वेजेस, ठीक है, जिसमें से 0.75 जो परसेंटेज है वो देगा एम्प्लॉई और 3.25% जो परसेंटेज है वो देगा एम्प्लॉयर। और कोई भी एम्प्लॉई अगर वो डेली के उसके वेज एवरेज जो है वो डेली के हिसाब से अगर अप टू ₹137 हुए, मतलब वो सिर्फ 137 रुपये उसको मिलते हैं दिन के, तो इन दैट केस वो एम्प्लॉई किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, मतलब उसको एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूशन है 0.75% वो नहीं देगा, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयर होगा उसको देना पड़ेगा अपना हिस्सा, मतलब 3.25% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी वो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉय नहीं देगा क्योंकि उसका दिन का जो वेजेस है, एवरेज वेजेस, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अप टू 137 रुपीज़ पर डे दोज एम्प्लॉयज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। नाउ कम टू एम्प्लॉयर्स विल हैव कंट्रीब्यूट देयर ओन शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय, जो कि हम जान चुके हैं। ना कम टू कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कलेक्शन होगा कंट्रीब्यूशन का वो किस तरीके से होगा, कौन करेगा कलेक्ट। तो an employer is liable to pay his contribution in respect of every employee and deduct employee's contribution from wages bill and shall pay this contribution at the above specified rate to the corporation within 21 days of the last day of the calendar month in which contributions fall due। मतलब इस कंट्रीब्यूशन को कलेक्शन करने का जो जिम्मा है वो है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर इज लाइबल, वो भी कितने दिन के अंदर अंदर। वो कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, उसके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनके सैलरी में से एम्प्लॉय का जो हिस्सा है दैट इज़ 0.75% उसको वो डिडक्ट करेगा, फिर उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है 3.25% वो कंट्रीब्यूशन देगा, जो भी स्पेसिफाइड रेट है किसको देगा, ESIC को देगा, कॉरपोरेशन को देगा। किस दिन से, लास्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ, जब इसे ख़त्म होता है, जिस दिन से कंट्रीब्यूशन का डेट आता है, ड्यू होता है, उसी दिन से लेकर के 21 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। फिर द कॉरपोरेशन हैज़ ऑथराइज्ड डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and some other banks to receive the payment on its behalf. Then now come to under section 28, payment of benefits and provisions of medical treatment and attendance to insured persons, and where the medical benefit is extended to their families in accordance with the provision of this act, and defraying the charge and cost, payment of fees and allowances to members of the corporation, the standing committee and medical benefit council, the regional board, local committees, regional and local medical benefit council। मतलब ये जो फंड है जो क्रिएट किया गया है इस एक्ट के तहत, उसमें जो पैसा है वो किन कामों में लगेगा। तो पहला कहता है कि इस एक्ट के तहत जो फंड बनाया गया है उसको यूटिलाइज किया जाएगा
फॉर बेनिफिट एंड प्रोविजंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में ये जो फंड का पैसा लगेगा, या फिर उसके जो भी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं वो अगर कवर होते तो उनमें भी, उन केसेस में, मेडिकल केसेस में, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के केसेस में लगेगा। फिर जो भी अगर कोई एम्प्लॉई है उसने अगर अपने पॉकेट से खर्चे किए हैं तो इन दैट केस उसको डिफरे किया जाएगा विद द चार्जेस। फिर जो मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, उनके फीस के पेमेंट के लिए, अलाउंस के लिए, कॉस्ट के लिए जो भी चार्जेस है वो भी इसी फंड से लगेगा। मतलब स्टेट कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, रीजनल बोर्ड, लोकल कमिटी, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, उनको देने के लिए जो फीस है मेंबर्स को या फिर अलाउंसेस है वो सब पैसे भी इसी फंड से दिए जाएंगे। फिर क्या कहता है पेमेंट ऑफ सैलरीज, लीव एंड जॉइनिंग टाइम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग कंपेंसेटरी अलाउंसेस, ग्रेचुइटीज, कंपैशनेट अलाउंसेस, पेंशन्स, contribution to provident or other benefit fund of officers and servants of the corporation। मतलब इसी फंड से पैसे भी सैलरी के तौर पे दिए जाएंगे, लीव या फिर जॉइनिंग टाइम अलाउंस के तौर पे दिए जाएंगे, ट्रैवलिंग एंड कंपेंसेटरी अलाउंस की तरह दिए जाएंगे, ग्रेचुइटीज या फिर कंपैशनेट अलाउंसेस की तरह दिए जाएंगे। जितने भी पेंशन से, कंट्रीब्यूशन से प्रोविडेंट या फिर अदर बेनिफिट फंड को, उनको इसी फंड से पैसे दिए जाएंगे। फिर क्या कहता है कि अगर कोई हॉस्पिटल को बनाना है, मतलब किसी भी तरह का हॉस्पिटल्स बनाना है इस ESI के तहत, सो एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस, उसको या फिर मेंटेन करना है, एस्टैब्लिशमेंट करना है या फिर उसको मेंटेनेंस के लिए चाहिए खर्चा, तो वो भी इसी फंड से पैसा जाएगा। या फिर डिस्पेंसरीज बनानी है फॉर मेडिकल बेनिफिट, या फिर उसी रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विस देनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो इसी फंड से पैसा लगेगा। देन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, local authority or any private body or individual towards the cost of medical treatment, attendance provided to insured person and where the medical benefit is extended to their families, in that case also जो contribution का पैसा है वो इसी फंड से लगेगा। फिर कहता है डिफरेंग द कॉस्ट, जितने भी एक्सपेंसेस हुए होंगे, किस लिए, ये कॉरपोरेशन को ना ऑडिट से भी गुजरना पड़ता है, मतलब कॉरपोरेशन का ऑडिट होता है, इसके लिए उसके जितने भी ऑडिट के चार्जेस आएंगे, खर्चे आएंगे, वो भी इसी फंड से दिया जाएगा। या फिर उसके जितने भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, उनका अगर वैल्यूएशन हो रहा है, डिफरे हो रहा है, कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड सेटअप अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत एक EI कोड भी बनाया जाता है, तो उस कोड को बनाने के लिए भी जो भी खर्चा आता है ना, वो खर्चे भी इसी फंड से दिए जाते हैं। फिर payment of any funds under any contract entered into the purpose of this act by the corporation or the standing committee or by any officer duly authorized by the corporation, payment of such sum under any decree, order or award or any court or tribunal against the corporation or any of it instituting or defending any civil or criminal proceeding arising out of any action taken under this act। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे कॉरपोरेशन की हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी की हो या फिर उसके किसी ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर के ज़रिए हो, कोई भी केस का डिक्री, कोई भी केस का ऑर्डर, कोई भी या फिर कोर्ट का अवार्ड या फिर ट्राइब्यूनल का कोई भी अवार्ड जो कि कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में आया हो या फिर उसके सर्वेंट या फिर उसके ऑफिसर्स के अगेंस्ट में आया हो या फिर किसी भी तरह का सूट जो कि सेटलमेंट हुआ हो, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, उसके जितने भी चार्जेस आते हैं, जितने भी खर्चे आते हैं, जितना भी उसका कॉस्ट होता है ना, वो सब पैसे इसी फंड से दिए जाएंगे। फिर डिफरे एक्सपेंडिचर कितने होंगे, मतलब खर्चा कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है, उसका लिमिट भी है। तो ऑन मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ
and expenditure of insured person and for the rehabilitation and re-employment of insured person who have been disabled or injured. मतलब अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है, वो अगर किसी वजह से मान लीजिए उसका डिसेबलमेंट हो गया, तो उसको अभी रीएम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो डिसेबल हो गया या फिर इंजर्ड हो गया। तो इसके लिए उसके हेल्थ में जब तक सुधार नहीं आता, अगर आ गया तो अभी उसको रिहाब करने की ज़रूरत है, रीएम्प्लॉयड करने की ज़रूरत है। तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? इसी फंड से आएगा, ESIC फंड से आएगा। ठीक है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस फंड से ही ये खर्चा होगा, और ये खर्चे का जो लिमिट है वो भी प्रेस्क्राइब्ड है। नाउ कम टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये क्या कहता है? तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉई whether directly employed by him or by or through an immediate employer, both the employer contribution and employees contribution। ठीक है, मतलब सेक्शन 40 ये कहता है कि इस एक्ट के तहत जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, वो कंट्रीब्यूशन कौन देगा, मतलब किसकी ये कंट्रीब्यूशन देने की जिम्मेदारी है जो पहले आती है। तो ये कहता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। भले ही एम्प्लॉयज़ कोई इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू भी अपॉइंटेड हुए हो, फिर भी एट द फर्स्ट इंस्टेंस जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करेगा या कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करेगा या कंट्रीब्यूशन देगा, वो होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन देगा और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही फर्स्ट इंस्टेंस में देगा। लेकिन बाद में वो क्या कर सकता है? वो रिकवर कर सकता है एम्प्लॉयज़ में से कोई अगर एग्जम्प्टेड एम्प्लॉयज़ नहीं हो। ठीक है, और उसका भी खर्चा इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने दिया है, इमीडिएट एम्प्लॉयर का भी खर्चा कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ही दिया है। तो क्या करेगा? वो बाद में अपना जो दिया गया हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, वो डिडक्ट कर सकता है वेजेस में से अपने एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का भी तो हिस्सा उसी ने ही दिया है ना। अभी फर्दर सेक्शन 40 जो है ये कहता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज़ टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ रेमिटिंग द कंट्रीब्यूशन टू दैट कॉरपोरेशन। ठीक है, जो रेमिटेंस का भी खर्चा आता है ना, वो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही बेयर करेगा। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, इफ एनी कंट्रीब्यूशन पेएबल इज नॉट पेड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑन विच सच कंट्रीब्यूशन हैज़ बिकम ड्यू। जी हाँ, जिस डेट में कंट्रीब्यूशन देने को ड्यू होता है, उसी डेट के हिसाब से अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, ठीक है, इन दैट केस वो लाइबल होगा टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, या फिर ये रेट उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं एज पर द रेगुलेशन टिल द डेट ऑफ इट्स एक्चुअल पेमेंट। However, according to proviso to subsection 5 of section 39, higher interest specified in the regulation should not exceed the lending rate of interest by any scheduled bank। मतलब 12% से ज़्यादा अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड किए गए हो, तो ये कहता है कुछ भी केसेस में जितना भी हायर इंटरेस्ट लागू होगा वो कभी भी शेड्यूल्ड बैंक में बनाए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है वो रिकवरेबल है, जो कि कहे गए हैं एज पर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 45C to 45I of the Act। Now come to recovery of contribution from immediate employer। ये कहता है सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 कहता है कि मान लीजिए फर्स्ट इंस्टेंस में
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज़ के लिए और अपना जो हिस्सा है एम्प्लॉयर के लिए, उन दोनों का हिस्सा उसने मिला करके कंट्रीब्यूशन दे दिया, पे कर दिया, एम्प्लॉयर्स का भी हिस्सा, एम्प्लॉइज़ का भी हिस्सा। जबकि इमीडिएट एम्प्लॉयर भी एक तरह का एम्प्लॉयर है जो कि उसके अंडर जितने एम्प्लॉइज़ आते हैं वो उनके लिए लायबल है। तो अभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने इमीडिएट एम्प्लॉयर का भी जो कंट्रीब्यूशन है उसने दे दिया था फर्स्ट इंस्टेंस में। सो इन दैट केस अभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो इमीडिएट एम्प्लॉयर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिस पे उसको जितना भी वेजेस या फिर उसको जितना भी सैलरी देना होगा उसमें से वो डेब्ट के तौर पर अपने दिए गए कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट कर सकता है, ये कहता है सेक्शन 41। फिर हाउएवर द इमीडिएट एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम बाय डिडक्शन फ्रॉम वेजेस एंड नॉट अदरवाइज। फिर ये जो इमीडिएट एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन वो है, क्योंकि उन्होंने उसके थ्रू ही तो ये एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉयड हुए हैं ना, तो वो उन एम्प्लॉइज़ के वेजेस से डिडक्शन कर सकता है ये इमीडिएट एम्प्लॉयर भी। लेकिन इसके लिए इमीडिएट एम्प्लॉयर को अपना खुद का एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, मतलब वो खुद एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें जितने भी एम्प्लॉइज़ उसके द्वारा एम्प्लॉयड किए गए हो उन सब का नाम, उनका एड्रेस, उनका डेजिग्नेशन, ये सब कुछ उसमें मेंटेन होने चाहिए ताकि वो उसको सबमिट कर सके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास फॉर एनी काइंड ऑफ अमाउंट पेबल सेटलमेंट। एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव सेपरेट अकाउंट विथ ESI। मतलब इमीडिएट एम्प्लॉयर को अपना खुद का एक अलग से ESI सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सेटलमेंट कर सकता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने फर्स्ट इंस्टेंस में कंट्रीब्यूशन दिया हो। अभी देखते हैं हम मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये जो कंट्रीब्यूशन का पेमेंट है वो किस तरीके से होता है, ये कहता है सेक्शन 43। सो सेक्शन 43 ये कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन है टू मेक रेगुलेशन फॉर पेमेंट and collection of contribution payable under this act and such regulation may provide for the manner and time for payment of contribution। ठीक है, तो सेक्शन 43 ये कहता है कि जो पेमेंट या फिर कलेक्शन है उसके जो मैनर्स होंगे या फिर टाइम होंगे, किस टाइम के अंदर देना पड़ेगा, वो सब इस एक्ट के तहत रेगुलेशन के तहत कहे गए हैं। फिर जो कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा ना, तो द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ एडहेसिव और अदर स्टैम्प अफिक्स्ड to or impressed upon book, cards or otherwise and regulating the manner, times and conditions in, at and under which such stamps are being to be affixed or impressed। मतलब जब भी कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा ना, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर एडहेसिव स्टैम्प हो या फिर इम्प्रेस स्टैम्प हो, वो अपन द ESI बुक या फिर कार्ड, उसको उसी मैनर से इम्प्रेस्ड किया जाएगा, अफिक्स्ड किया जाएगा। फिर डेट क्योंकि लिखना पड़ेगा टू शो एज अ एविडेंस कि हाँ कंट्रीब्यूशन हमने पे किया है। सो द डेट बाय व्हिच एविडेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हैव बीन पेड इज टू बी रिसीव्ड बाय द कॉरपोरेशन। फिर डी कहता है ये द एंट्री इन और ओपन बुक्स और कार्ड्स और पर्टिकुलर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन पेड एंड बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द केस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू whom such books or card relate, the issue, sale, custody, production, inspection, delivery of books or cards and the replacement of books or cards which have been lost, destroyed or defaced। जब भी ये कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा उसी हिसाब से इंश्योर्ड पर्सन के पास अपना एक कार्ड होगा, ठीक है, तो उसके पास जो कार्ड होगा या फिर जो बुक होगा या जो पर्टिकुलर्स होंगे जिसके थ्रू कंट्रीब्यूशन पेड हो रहे हैं या फिर उसके बेनिफिट अगर मिल रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी होगी। मतलब कब इशू हुआ या फिर कुछ अगर सेल हुआ या फिर प्रोडक्शन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, डिलीवरी ऑफ बुक्स और कार्ड्स, या फिर अगर मान लीजिए ये बुक या फिर कार्ड अगर किसी के पास गुम हो गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, उसमें अभी कुछ दिखता नहीं है, अच्छे से पढ़ नहीं होता, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो उसको इंस्पेक्शन के लिए या फिर इस बुक के इशू के लिए जो भी चार्जेस लगेंगे वो अलग से होंगे।
अभी देखते हैं हम इस एक्ट के तहत इंश्योर्ड पर्सन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कहता है सेक्शन 46। सो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं देखिए। पहला तो इंश्योर्ड पर्सन को और जितने भी उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको इस एक्ट के तहत ये बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या है वो बेनिफिट्स? ये कहता है पीरियोडिकल पेमेंट इन केस ऑफ सिकनेस सर्टिफाइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब इंश्योर्ड पर्सन का या फिर उसके किसी डिपेंडेंट का अगर किसी भी तरह से वो सिकनेस केस हुआ तो पहला तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनकी चेकिंग करेगा, उनको सर्टिफाई करेगा, फिर एज सिकनेस बेनिफिट जितने भी अमाउंट है उनका पीरियोडिक पेमेंट मिल सकता है इस एक्ट के तहत। फिर बी पॉइंट ये क्या कहता है? पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वर्कमैन इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट और मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी कन्फाइनमेंट। मतलब अगर कोई फीमेल वर्कर हुई जो कि इंश्योर्ड है तो अगर उसका कन्फाइनमेंट होता है, कन्फाइनमेंट कह चुकी हूँ मैं, चाइल्ड बर्थ, या फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से उसका किसी भी तरह का सिकनेस अराइज हुआ है, या फिर सिर्फ कन्फाइनमेंट हुआ है, तो इन केसेस में उसको पीरियोडिकल पेमेंट भी मिल सकते हैं इस एक्ट के तहत। फिर पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। मतलब पीरियोडिकल पेमेंट भी दिया जाएगा अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है वो अगर किसी तरह का डिसेबलमेंट का शिकार हुआ है अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए और ये दोनों को हम क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी के तहत। सो एम्प्लॉयमेंट इंजरी के तहत अगर किसी भी पर्सन को डिसेबलमेंट हुआ है तो जब तक ये डिसेबलमेंट कंटिन्यू करती है, ठीक है, वो अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ फिर भी वो जितने दिन तक कंटिन्यू करती है या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ, इन दैट केस ऑल्सो पीरियोडिकल पेमेंट उनको दिया जाएगा। इसी एक्ट के तहत ये बेनिफिट है, सेक्शन 46 ये कहता है। फिर पीरियोडिकल पेमेंट टू डिपेंडेंट्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन के जितने डिपेंडेंट्स हैं उनको भी पीरियोडिकल पेमेंट मिलेंगे, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है इंश्योर्ड पर्सन को एंड अटेंडेंस दिया जा रहा है मेडिकल अटेंडेंस तो उनको भी मिलेगा। फिर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द प्रिस्क्राइब रेट। मतलब अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई हो, इन दैट केस उसके जितने भी फ्यूनरल के खर्चे आते हैं वो भी इस सेक्शन 46 के तहत मिलेगा और इसके लिए जो भी रेट्स प्रिस्क्राइब होंगे उसी हिसाब से मिलेगा। नाउ कम टू जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बेनिफिट्स। तो जनरल प्रोविजंस क्या है इस बेनिफिट रिलेटेड? पहला तो राइट टू रिसीव बेनिफिट इज नॉट ट्रांसफरेबल और असाइनेबल। मतलब कि इस एक्ट के तहत जो इंश्योरेबल पर्सन है, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है, ये एक्ट के तहत जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ वही रिसीव करेगा या फिर उसके डिपेंडेंट। इस राइट को वो ना तो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही असाइन कर सकता है। सो व्हेन ए पर्सन रिसीव बेनिफिट अंडर दिस एक्ट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट अंडर एनी अदर इनैक्टमेंट। यहाँ पे मैं ज़रा बता दूँ कि जो ESI एक्ट है ये एक सुपेरियर एक्ट है, इसके पास पावर है टू सुपरसीड। मतलब कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 लागू होता है और उसके साथ ही में ये ESI एक्ट भी लागू होता है, और अगर किसी भी तरह का डिसेबलमेंट होता है इंश्योर्ड पर्सन के साथ, इन दैट केस उसको ESI के थ्रू बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट के तहत नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम में अगर किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को भी कोई भी बेनिफिट मिलेगा तो सिर्फ वो एक बेनिफिट मिलेगा और एक ही एक्ट के तहत मिलेगा। और क्योंकि एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट में जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो ऑलरेडी ESI एक्ट में भी है,
और ESI एक्ट एक सुपेरियर एक्ट है, इसीलिए एक इंश्योर्ड पर्सन को एज पर द ESI एक्ट बेनिफिट मिलेगा, ना कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, सो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट अंडर एनी अदर इनैक्टमेंट and insured person is not entitled to receive for the same period more than one benefit. Example, benefit of sickness cannot be combined with the benefit of maternity or disablement. जी हाँ, अगर कोई सिकनेस का बेनिफिट ले रहा है तो उसको सिर्फ सिकनेस का ही बेनिफिट मिलेगा, ना कि उसको कंबाइन किया जाएगा मैटरनिटी के साथ, डिसेबलमेंट के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, एक ही टाइम में सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलेगा। कोई फीमेल एम्प्लॉय है, मैटरनिटी लीव चल रहा है, तो मैटरनिटी के तौर पर ही जो बेनिफिट है वही मिलेंगे, ना कि फिर उसमें फिर सिकनेस बेनिफिट को भी मिलाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो भी एट ए टाइम एक ही बेनिफिट मिलेगा। फिर एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड, EI कोड, जो कि बनाया जाता है एज पर सेक्शन 74। तो ये एक्ट कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके बनाएगा एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड। ठीक है, किन एरियाज़ में? लोकल एरियाज़ में, जो भी वो नोटिफाई करेगा उसी हिसाब से वो EI कोड्स बनाएगा। और इस कोर्ट में कौन कौन होंगे, कितने नंबर्स ऑफ जजेस होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट जो भी ठीक उसको लगे, द स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट, उसी हिसाब से उसके जजेस वो अपॉइंट करेगा। तो फिर इसमें जो जजेस होंगे या जज होंगे वो कौन होंगे, उनका क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी? तो ये कहता है एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन जुडिशियल ऑफिसर और इज़ ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ 5 years स्टैंडिंग शैल बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ EI कोर्ट। मतलब कोई भी पर्सन हो, अगर जुडिशियल ऑफिसर हो या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर हो, 5 year उसको प्रैक्टिस किए गए हो चुके हो, इन दैट केस वो क्वालिफाई होता है टू बी ए जज ऑफ EI कोर्ट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एक ही कोर्ट को 2 या उससे ज़्यादा लोकल एरियाज़ के लिए, या फिर 2 या उससे ज़्यादा एरियाज़ के लिए, या फिर एक लोकल एरियाज़ के लिए भी 2 या उससे ज़्यादा EI कोर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोर्ट के पास, जो कोर्ट है उसके पास अगर सेम लोकल एरिया है या फिर में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच में, वो सब एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट द सेम कोर्ट फॉर 2 or more लोकल एरियाज और 2 or more कोर्ट्स फॉर द सेम लोकल एरियाज एंड मे रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस बिटवीन देम। मतलब ये पूरा डिस्क्रिप्शन है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो EI कोर्ट जो मैटर्स को डिसाइड करेगी वो कौन कौन से मैटर होंगे? सो द मैटर टू बी डिसाइडेड बाय EI कोर्ट इज लाइक दिस। ये क्या कहता है? ये कहता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड हैज जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स, नेमली whether any person is an employee under the act, rate of wages contribution, as to who is or was the principal employer, right of a person to any benefit under this act। मतलब अगर कोई भी केस हो जिसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ हो रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ राइट, ठीक है, तो ये सब जो मैटर है वो एडजुडिकेट कर सकता है EI कोर्ट। या फिर रेट ऑफ वेजेस कितने होंगे, कंट्रीब्यूशन के रेट्स कितने होंगे, इस रिलेटेड मैटर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट भी, मतलब ये EI कोर्ट ही इसको सॉल्व कर सकता है। या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, इस रिलेटेड मैटर में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये मैटर भी EI कोर्ट सॉल्व कर सकता है। या फिर किसको बेनिफिट मिलेगा इस एक्ट के तहत, इंश्योर्ड पर्सन, उसके डिपेंडेंट, इन रिलेटेड मैटर में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो कुछ भी, तो ये मैटर भी सॉल्व कर सकता है EI कोर्ट। देन एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स, ये क्या कहता है? ये बोल रहा है कि जो EI कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो जितने भी क्लेम्स है रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर, तो वो डिसाइड करेगा। या फिर इस एक्ट के तहत जितने भी कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, जितने भी बेनिफिट दिए जाने का कहा गया है, वो अगर कोई क्लेम कर रहा है, उसको ये सब बेनिफिट नहीं मिले, उसको मॉनेटरी असिस्टेंस नहीं मिले, इन दैट केस EI कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। और इन दोनों ही केसेस में जो भी क्लेम करेगा ना,
तो एम्प्लॉई हो या फिर डिपेंडेंट हो या फिर एम्प्लॉयर हो या फिर कॉरपोरेशन हो, उनको पहले तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्ड है उसी हिसाब से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर इट विल डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉई, हिज डिपेंडेंट एम्प्लॉयर और कॉरपोरेशन डिपेंडिंग हु हैज़ कॉज ऑफ एक्शन। फिर इन सब मैटर को अगर देखा जाए, कोई भी सिविल कोर्ट के पास ये सब मैटर सॉल्व करने के लिए पावर नहीं है, क्योंकि ये सब मैटर इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ EI कोर्ट, नॉट अंडर एनी अदर सिविल कोर्ट। एग्जम्पशंस, ये एग्जम्पशंस क्या कहता है? ये कहता है कि ये एक्ट जो है ESI एक्ट, इसके तहत कोई भी फैक्ट्री या फिर एस्टैब्लिशमेंट अगर एग्जम्पशन लेना चाहती है, छूट लेना चाहती है कि भाई मैं नहीं दे सकता कंट्रीब्यूशन, मैं सारे बेनिफिट नहीं दे सकता क्योंकि मैं अभी एक सेकंड इंडस्ट्री हूँ या फिर सेकंड फैक्ट्री हूँ, एस्टैब्लिशमेंट हूँ, तो इन दैट केस उनको क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस ये एग्जम्पशन जो है वो सिर्फ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को, फैक्ट्री को, ठीक है, उनको देना पड़ेगा एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर ठीक लगे तभी जाके वो एग्जम्पशन दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। ये मतलब ये प्योरली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सच एग्जम्पशन इज इनिशियली गिवन फॉर 1 ईयर, ठीक है, एंड मे बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर किसी भी फैक्ट्री को, एस्टैब्लिशमेंट को एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट और अंडर द एक्ट, इन दैट केस ये सिर्फ पहले तो 1 ही साल के लिए दिया जाता है, फिर टाइम टू टाइम ये एक्सटेंड होता है। और जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना पड़ेगा विद द जस्टिफाइंग एग्जम्पशन विद फुल डिटेल्स and satisfy the concerned government and bar against receiving compensation under any other law. And section 53 provides that an insured person or his dependent shall not be entitled to receive or recover, whether from employer or from any other person, any compensation or damage under the Workmen Compensation Act 1923 or any other law for the time being in force, a benefit not to be combined। ये भी कहता है, मतलब देखिए ये कह रहा है कि देयर इज़ बार, मतलब एक बार अगर ESI एक्ट के तहत कोई भी इंश्योर्ड पर्सन कवर होता है तो उसको जो बेनिफिट मिलेंगे वो ESI एक्ट के हिसाब से मिलेंगे। तो कोई भी ऐसा इंश्योर्ड पर्सन है या उसके डिपेंडेंट है जो कि इस एक्ट के तहत कवर हो रहे हैं और उनको कोई बेनिफिट मिलेगा या कंपेंसेशन मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ESI एक्ट के थ्रू मिलेगा, ना कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट या फिर जिसको अभी बदल के उसका नाम रखा गया है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923, उसमें भी अगर वो कवर हो रहा है तो इन दैट केस उसको सिर्फ एक ही एक्ट का मिलेगा जो मैं बोल चुकी हूँ, वो है ESI एक्ट का बेनिफिट। और कोई भी अदर लॉ जिसमें वो बेनिफिट उनको मिलने के चांसेस है वो कंबाइन नहीं हो सकते और एक ही वक्त में। देखिए सेक्शन 65 ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन को एक ही वक्त में सिर्फ एक ही एंटाइटल्ड मिलेगा टू रिसीव द बेनिफिट। दोनों बेनिफिट जैसे कि बोथ सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, या फिर बोथ सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, या फिर बोथ मैटरनिटी बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट। Whether a person is entitled to more than one of the benefit, he shall be entitled to choose which benefit he shall receive। मतलब एक ही वक्त में एक ही बेनिफिट का लाभ उठा सकता है कोई भी इंश्योर्ड पर्सन। तो इसीलिए उसको खुद को ये चूज करना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, वो कौन सा बेनिफिट लेना चाहेगा, दोनों नहीं ले सकता। तो अभी आते हैं हम पेनल प्रोविज़न अंडर सेक्शन 84 to 86 ऑफ ESI एक्ट 1948। तो इस एक्ट को अगर कोई भी नहीं मानता है तो इसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, ये है सेक्शन 84 में।
So now come to the penal provisions under section 84 to 86 of ESI Act 1948. So section 84 ये कहता है कि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन वो अगर रॉन्ग स्टेटमेंट देता है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट देता है, इन दैट केस उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने तक का, या फिर उस पर फाइन लागू हो सकती है 2000 रुपये तक, या फिर दोनों भी। फिर आता है अगर कोई एम्प्लॉयर वो फेल हो जाता है कंट्रीब्यूशन देने से, जो कि प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर वो अगर कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता, तो इस एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 85 सबसेक्शन ए उसको एन ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए उसको पनिशमेंट हो सकती है एज इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड ये कहता है कि इट शैल नॉट बी लेस देन 1 year, मतलब उसको कम से कम 1 साल की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, वो एक्सटेंड हो सकता है 3 साल तक, लेकिन कम से कम उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी। फाइन उसको देना पड़ेगा 10,000 रुपये तक। और ये भी कहता है कोई भी एम्प्लॉइज़ का शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा फ्रॉम देयर वेजेस, उसको अगर उसने नहीं दिया, मतलब उस डिडक्शन को, मतलब एम्प्लॉइज़ के शेयर के कंट्रीब्यूशन के जो डिडक्शन है उसको अगर किसी एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, इन दैट केस जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो कम से कम 6 महीने का हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉयर के लिए, और फाइन 10,000 रुपये हो जाएगा एज पर सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। और उसी के साथ ये हमारा एक्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my channel.